Good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just wait for a minute and then we will start. I hope my screen is visible to you. Yes, sir. Okay, just 1 minute रुको फिर start करते हैं. Okay. So in the previous class, we were discussing a topic of economics. And the name of the topic is planning process in India. तो ये जो आपका प्लानिंग प्रोसेस है इंडिया का, ठीक है, इसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके 5 इयर्स के प्लान बनते थे, 5 साल के प्लान बनते थे, और जो लेटेस्ट हम डिस्कस कर रहे थे वो था आपका 8th प्लान. The latest we were discussing was 8th प्लान, और 8th प्लान था आपका 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है. इसका एम भी आपको मैंने लिखवा दिया था, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है. क्या तक हमने कल कर लिया था, आगे बढ़े. Yes, sir. ओके. तो जो आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मेन बातें थी, 3 मेन पॉइंट्स थे. पहला पॉइंट था आपका लिबरलाइजेशन. सेकंड पॉइंट वाज प्राइवेटाइजेशन, एंड थर्ड पॉइंट वाज ग्लोबलाइजेशन. ओके. तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वर 3 वाइड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. ये आपके ऑब्जेक्टिव्स थे. लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को खोलना. ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है? गिविंग मोर फ्रीडम, यहाँ पर लिख सकते हैं ना, दैट इज गिविंग मोर फ्रीडम टू सॉरी टू प्राइवेट सेक्टर. अब इसका क्या मतलब है? देखो, हमेशा से आपकी 1947 से लेकर आपका 1991 तक आपकी गवर्नमेंट ही आपके सारे खर्चे करती थी. अगर आपको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो आपके सरकार ने करनी है. अगर आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करना है तो गवर्नमेंट करती है, ठीक है. अगर आपको रोड बना के देना है तो गवर्नमेंट करती है. एयरलाइन, रेलवे, हर चीज आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? गवर्नमेंट. लेकिन ये चीजें फ्री में थोड़ी बनती हैं. ये चीजें चाहे आप करो चाहे सरकार करे, इसमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस तो आता ही है, ठीक है. तो इस एक्सपेंस के कारण आपकी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा लोन में चली गई थी, जिसको हम डेट भी कहते हैं, DEBT, डेप्ट, ठीक है. तो आपकी जो गवर्नमेंट थी, जब उसने बहुत लंबे समय तक खर्चा करते रहे, कोई नई इनकम आ नहीं रही थी, तो आपकी गवर्नमेंट किसमें चली गई? आपकी योर गवर्नमेंट वेंट इनटू डेट, यानी कि लोन में चली गई, आपको उनका दिवाला निकल गया, ठीक है. और जब ये गवर्नमेंट आपकी डेट में चली गई,
तो इनको एक ही सुझाव मिला या इनके मन में एक ही चीज आई कि अगर हम 2 लोग मिलकर काम करते, अगर हम 2 लोग मिलकर खर्चा उठाते तो इतना नुकसान नहीं होता। अब गवर्नमेंट क्या सोचती थी, गवर्नमेंट आपका इंडिपेंडेंस के बाद सोचती थी कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो इतनी अच्छी नहीं है, हमारी इंडस्ट्रीज की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, और अगर हम दुनिया के सामने एक अच्छी इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं तो वो अच्छी इंडस्ट्रीज आपका प्राइवेट सेक्टर नहीं बना पाएगा, आपकी वो अच्छी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ही बना पाएगी। तो इसीलिए आपका प्राइवेट सेक्टर की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट थी ही नहीं। लेकिन जब आपको आई गेस ओके, सॉरी। ओके, शुक्रान सिंह, आपकी पहली क्लास है आज, एम आई ऑडिबल टू यू? शुक्रान, आवाज आ रही है? यस सर। ओके, शुक्रान, हमने यहाँ पे टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, आपका इकोनॉमिक्स का टॉपिक है आपका ये। तो हम कह रहे हैं कि आपकी जो इंडियन गवर्नमेंट थी, इंडियन गवर्नमेंट आपकी 1991 में एक नई पॉलिसी लेके आई, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी आपकी होती है देश की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब देश में जितना भी आपका पैसे का कारोबार होता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि देश में अगर पैसे का कारोबार अच्छा होगा तो आपका देश भी अच्छा होगा। तो उसके लिए हम 1991 में एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आए थे। उस नई इकोनॉमिक पॉलिसी के मेन फीचर्स क्या क्या थे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला फीचर क्या था आपका? लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या था? आपने अपनी इकोनॉमी को खोल दिया। इकोनॉमी को खोलने का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको भी लाइफ में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा तो आपको भी थोड़ी सी फ्रीडम चाहिए होगी। ठीक है, आप बिना रिस्क के कोई भी काम नहीं कर सकते, ऐसा पता ही है सबको। ठीक है, ये कोई नई चीज नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत हर चीज के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। तो वैसे ही इकोनॉमी को भी ना बहुत बचा बचा के रखा जाता था। आपकी जो सरकार थी वो किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में नहीं आने दिया करती थी, क्योंकि अगर कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आकर बिजनेस करेगी तो वो छोटे मोटे बिजनेस को खत्म कर देगी, ऐसा सरकार मानती थी। ठीक है, तो ना ही कोई फॉरेन से बिजनेस बिजनेस आता था। अगर कोई बिजनेस फॉरेन से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपके इंडिया में जॉब्स भी क्रिएट नहीं करेगा। तो यानी कि आपकी फॉरेन बिजनेसेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी। इंडिया का पैसा बाहर नहीं जाना चाहिए, इसको रोकते थे, यानी कि इंडियंस भी बाहर इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें थी जिसके कारण आपकी इकोनॉमी बहुत पीछे थी, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन थी। आधे ज्यादा जो आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी उसको कौन चलाया करता था? आपका उसको आपकी गवर्नमेंट ही चलाया करती थी। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था कि प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम नहीं कर सकता, हमें इनके ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए। तो आपका जो टर्म है लिबरलाइजेशन, इसका मतलब ये है कि आपने जो आपका प्राइवेट सेक्टर को क्या दे दी, उसको आपने और ज्यादा फ्रीडम दे रखी, उसको आपने और ज्यादा फ्रीडम दे दी। और जब आप किसी चीज को फ्रीडम दे देते हो तो फिर वो ग्रो करता है। आपने ऐसी कहावत सुनी होगी ना कि अगर आप एक शार्क को एक्वेरियम में रखो, एक्वेरियम के अंदर एक छोटा सा पानी का टैंकर होता है आपका, अगर आप एक छोटी शार्क को एक्वेरियम में रखो तो वो शार्क कभी उस एक्वेरियम से बड़ी हो ही नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जब भी आप उस शार्क को आप एक ओपन ओशन में फेंक दोगे तो वो आपकी कितनी ज्यादा फीट लंबी हो सकती है, आपकी कितनी मीटर लंबी हो सकती है। तो इसी सेंस में हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फ्रीडम नहीं दी जाती थी, उसको बोला गया था कि आप इससे बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। तो वो ग्रो नहीं कर रहा था, और जब वो ग्रो नहीं कर रहा था तो सारा काम किसको करना पड़ रहा था? गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के ऊपर खर्चा बढ़ रहा था। तो गवर्नमेंट ने बोला कि चलो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ी बहुत और फ्रीडम देते हैं, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी आपका अच्छे से परफॉर्म कर सके, और जब ये अच्छे से परफॉर्म करेगा तो फिर फायदा होगा। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ यहाँ तक? यस सर। ठीक है, तो क्या मतलब आपका लिबरलाइजेशन का? इसका मतलब है ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी, दैट इज गिविंग मोर फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, फ्रीडम किस लिए? टू सेटअप मोर बिजनेस, ताकि आपके इंडिया में और ज्यादा बिजनेस शुरू हो सके। ठीक है, टू ब्रिंग
मोर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट लाई जा सके, टू ब्रिंग मोर इन्वेस्टमेंट। बताओ क्लियर है यहाँ तक? मैं अब इसको मिटा दूंगा यहाँ इस चीजों को। तो क्लियर है? यस सर। एक बार लिख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ यू आर नॉट राइटिंग देन आई विल इरेज इट। अब अगला है आपका प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? निजीकरण। इसको हिंदी में कहते हैं हम आपका निजीकरण। देखो कभी कभी क्या होता है आपका, आप एक गवर्नमेंट कंपनी जो है, गवर्नमेंट कंपनी अच्छा काम नहीं करती है कभी कभी, ठीक है? तो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो जो पैसा कमाती है वो किसको देती है? वो पैसा देती है आपका गवर्नमेंट को। तो अगर आपका गवर्नमेंट कंपनी अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो उसके कारण किसकी इनकम कम होगी? गवर्नमेंट की इनकम कम होगी। अगर गवर्नमेंट की इनकम कम हुई तो इसका मतलब ये है कि वो सरकार जो है वो देश के ऊपर भी कम पैसा खर्च कर पाएगी। इसलिए आपको ये हमेशा माना जाता है कि आपकी गवर्नमेंट कंपनीज को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज की एक मेंटेलिटी होती है, वहां पे ना सबको सिक्योर जॉब मिल जाती है। अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हो, उसका मतलब ये है कि जब तक आप कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करोगे आपको जॉब से नहीं निकाला जाएगा। जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में अगर आप कोई गलती कर दोगे तो हो सकता है कि आपको जॉब से निकाला भी जा सके, लेकिन सरकारी जॉब में आपकी गवर्नमेंट जॉब होती है आपकी, उसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी होती है। और उसी जॉब सिक्योरिटी के कारण कभी कभी जो लोग होते हैं आपके, वो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, वो कोई काम करके राजी नहीं होते हैं। और जब लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं तो कभी कभी आपकी जो सरकारी कंपनियां वो घाटे में जाती हैं। तो ये सरकारी कंपनियां अगर घाटे में जा रही हैं तो एक तो चीज है कि इसको बेच दो, ठीक है, ताकि जो बेच के पैसा आएगा उससे कुछ और काम हो सके, या कि थोड़ा बहुत पैसा जो है इसके ऊपर खर्च करो, इसको आप अच्छे तौर के ऊपर इसको फिर से आप ऑर्गेनाइज करो। देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो इसमें हो सकता है कि टीम की गलती ना हो, टीम के कप्तान की गलती हो, कि कप्तान को बॉलर्स और बैट्समैन को इस्तेमाल करना ना आ रहा हो, ठीक है? या हो सकता है आपके कोच की गलती हो। तो क्या कर सकते हैं हम? टीम बदलने से अच्छा है कि आप कोच को बदल लो या आप टीम के कप्तान को बदल लो, ठीक है? देखते होंगे आप लोग क्रिकेट, जब इंडिया टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी तो आपने क्या किया? आपने विराट कोहली को एज ए कैप्टन चेंज कर दिया। फिर रोहित शर्मा के टाइम पे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपने किसी और को ट्राई कर लिया, अब हार्दिक पांड्या है। तो हमेशा टीम की गलती नहीं होती है, तो हमेशा आपकी सरकारी कंपनियों की गलती नहीं होती है। कभी कभी थोड़ी सी मैनेजमेंट चेंज करके भी आपका फायदा हो सकता है। तो जब हम किसी गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी के हवाले कर देते हैं कि चलो प्राइवेट वालों अब तुम संभाल के दिखाओ हमारी कंपनी को, क्या तुम प्रॉफिट अर्न करके दिखा सकते हो? तो इसको हम कहते हैं आपका प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं निजीकरण, ठीक है? तो प्राइवेट कंपनीज क्या होती है? प्राइवेट कंपनीज और दोस्त कंपनी जो आपका प्रॉफिट के पीछे काफी ज्यादा भागती हैं, ठीक है? बहुत रेयर आपको कोई कंपनी दिखेगी प्राइवेट कंपनी जो आपकी बहुत लंबे समय से मार्केट में है और वो लॉस में चल रही है, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज काम करते हैं प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर। अगर वो प्रॉफिट अर्न करेंगे तभी वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए आपका प्राइवेट कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो आप गवर्नमेंट कंपनी से भी प्रॉफिट निकलवा सकते हो। हाउ? बाय मेकिंग इट अ प्राइवेट कंपनी। तो एक गवर्नमेंट कंपनी को प्राइवेट कंपनी बनाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? आपका प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब है आपका ओके।
तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, किसका मतलब है टू ब्रिंग इन न्यू ओनरशिप, नए मालिक या नई मैनेजमेंट इन अ गवर्नमेंट कंपनी। और इन्हीं गवर्नमेंट कंपनी को क्या कहते हैं हम, आपका PSU, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्या कहते हैं इसको हम, PSU। तो आपके जब PSU होते हैं, क्या होता है इसका मतलब, गवर्नमेंट की कंपनीज। जब हम गवर्नमेंट की कंपनीज में नई ओनरशिप लेके आते हैं, जब उन कंपनीज में हम नई मैनेजमेंट लेके आते हैं, तो वी टर्म इट एज व्हाट, प्राइवेटाइजेशन। वी टर्म इट एज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, आ गया समझ? तो क्लियर है ये चीज? यस सर। ओके, ठीक है। देखो एक और चीज तुम्हें मैं यहाँ लिखवा देता हूँ। जो आपका प्राइवेटाइजेशन है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। इसका मतलब होता है आपका डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, किसी कंपनी में पैसा डालना, इन्वेस्ट करना। जब गवर्नमेंट अपनी कंपनी से पैसा निकाल लेती है, सपोज एक गवर्नमेंट कंपनी है, उसमें वो अपना शेयर कम कर रही है, और क्या कर रही है आपका ये, और जो आपकी सरकारी, जो आपकी प्राइवेट कंपनी है उसका शेयर बढ़ा रही है। मतलब कंपनी में आधा पैसा होगा गवर्नमेंट का, आधा पैसा होगा किसका, प्राइवेट का। तो इसको क्या कहते हैं हम, आपका डिसइन्वेस्टमेंट। कि जो आपकी सरकारी कंपनी है धीरे धीरे क्या करती है, अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ से निकालती है। क्लियर है? यस सर। ओके। तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन आपकी एक ही चीज है। तो आप यहाँ तक लिख लो, फिर मैं बाद में इसको क्लियर कर दूंगा और आपको मैं समझाऊंगा आपका ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। सर लिख लिया है। सबने लिख लिया? देखो मैं इरेज कर दूंगा, बाद में मत बोलना। सर लिख लिया। ओके। तीसरा जो स्टेप था आपका, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो था आपका ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है आपका? ग्लोबलाइजेशन इज ओपनिंग अप ऑफ इंडियाज इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन क्या है आपका? ओपनिंग अप ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि भारत की इकोनॉमी को पूरी की पूरी दुनिया के लिए खोलने के लिए के प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का थीम क्या है? थीम मतलब किस चीज के ऊपर विश्वास रखती है? इसका मतलब है आपका वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। कि मतलब पूरा का पूरा जो आपका धरती है, क्या आपका जो दुनिया है, वो क्या है आपका एक सामूहिक गांव है, एक ग्लोबल विलेज है। एंड इट मस्ट बी connected without any restrictions। बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के पूरी दुनिया को जोड़ना है। इसका मतलब ये है कि इंडिया का सामान पाकिस्तान जा सके, पाकिस्तान का सामान इंडिया में आ सके, इंडिया के लोग पाकिस्तान जा सके। यही आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है कि आपका जिस जिस तरह का क्लाइमेट आपका इंडिया में होता है, उस तरह का क्लाइमेट आपका अमेरिका में नहीं होता है, और जो क्लाइमेट आपका अमेरिका में वो इंडिया में नहीं है। यानी कि क्लाइमेट में फर्क है। ठीक है, टेम्परेचर में फर्क है, बहुत चीजों में फर्क है आपका। जिस तरह के पेड़ पौधे, जिस तरह की फसलें आपके भारत में लगती हैं, वो अमेरिका में नहीं लगती है। तो अगर अमेरिका वाली चीजें इंडिया पहुंच जाए, इंडिया वाली चीजें आपके अमेरिका पहुंच जाए, तो दोनों को बड़ा फायदा होगा। ठीक है, दोनों कंट्रीज के जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा। देखो जैसे अगर हम बात करें कि आपके जितने भी ब्रांड्स होते हैं, जितने भी आपके कपड़ों के ब्रांड होते हैं, चाहे आपका नाइकी है, चाहे आपका एडिडास है,
ये सारे के सारे आपके यूएस और यूरोप के ब्रांड्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यूएस और जो आपका यूरोप है वो तो आपका कॉटन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। जो उनका क्लाइमेट है, उनके क्लाइमेट में आपका जो कॉटन है वो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी किसी और कंट्री से सामान इंपोर्ट करते हैं, उससे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बाद में उस सामान को ये मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि आपका अमेरिकन एक इंडियन मार्केट में सामान खरीद सकता है और एक इंडियन आपका अमेरिकन है किसी और मार्केट में सामान खरीद सकता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? आपका ग्लोबलाइजेशन। तो ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी तो इन्होंने बोला। अब मैं आपको समराइज कर रहा हूँ कि आपका 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी में आपके जो देश के लीडर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया को हम एक लिबरल इकोनॉमी बनाएंगे जहाँ पे हर एक बिजनेस को फ्रीडम होगी। हम इंडिया को एक प्राइवेट इकोनॉमी बनाएंगे जिसमें गवर्नमेंट का रोल कम होगा, प्राइवेट कंपनीज का रोल ज्यादा होगा। हम इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाएंगे, इसका मतलब कि इंडिया और वर्ल्ड आपस में कनेक्ट हो जाएंगे ताकि इंडियंस जो है वो दुनिया की चीजों का फायदा उठा सकें। आज आपके हाथ में जो फोन है, मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, या आप जो लैपटॉप यूज कर रहे हो, आई एम प्रेटी मच श्योर कि ये जो चीजें हैं आपकी, ये चीजें आपकी इंडिया की नहीं बनी हुई हैं, ये किसी और कंपनी की बनी हुई है या किसी और कंट्री से आ रखी हैं। तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल अगर आपकी 1991 की इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं आती, क्योंकि 1991 के पहले आपके फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में नहीं आ सकते थे। आपके फॉरेन ब्रांड्स अगर इंडिया में आए हैं तो वो कब आए हैं आपके? वो आए हैं आपके 1991 के बाद से। तभी आप फॉरेन ब्रांड से कपड़े पहन पाते हो, शूज पहन पाते हो या बाकी चीजें, आप फॉरेन के शोज देख पाते हो यहाँ पे, ठीक है। तो एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग राइट नाउ, वी शुड थैंक मनमोहन सिंह जी, बिकॉज ही वाज अ पर्सन हु इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और इसीलिए हमारे देश में जो चीजें हैं वो आपकी आज यहाँ पे अवेलेबल है। क्लियर है यहाँ तक? बताइए। यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो ओके। तो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो होपफुली आप इन तीनों वर्ड्स का मतलब समझ गए होंगे। आपको तीनों वर्ड कौन कौन से लिखवाए मैंने? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जो आपका जो ग्लोबलाइजेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। होपफुली आपको चीजें समझ आ चुकी हैं। तो ये जो तीनों के तीनों फीचर्स हैं, ये हम कब लेके आए थे? ये हम लेके आए थे आपकी इंडिया की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के दौरान। तो आपकी जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी इंडिया की, वो कब आई थी आपकी? जल्दी बताओ। सर 19, 1991। वेरी गुड, ठीक है। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आपका इंप्लीमेंट किया गया था 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। और ये कौन सा प्लान था आपका? 8th प्लान, ठीक है। तो इट वाज द 8th प्लान जो आपका इंप्लीमेंट किया गया था 1992 से लेकर 1997 तक। क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है। इसके बाद आपके और भी प्लान्स आते हैं, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको यहाँ पे। फिर आपका आता है 9th प्लान, आपकी इंडियन गवर्नमेंट का 9वां प्लान। फिर आता है आपकी इंडियन गवर्नमेंट का 10th प्लान। फिर आता है आपका 11th प्लान। फिर आता है आपका 12th प्लान। 9th प्लान जो है आपका, इसका है ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस जो है, इसका मतलब होता है आपका इंसाफ। इंसाफ मतलब आपकी जो ग्रोथ है उसका बेनिफिट सिर्फ एक वर्ग को नहीं मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपका देश अमीर हो रहा है तो उसमें सिर्फ आपके अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं। ऐसा भी होना चाहिए कि आपका देश का गरीब भी थोड़ा बहुत अमीर हो जाए, ठीक है। तो आपका 9th प्लान लाया गया था आपका 1997 से लेकर 2002 तक। तो इन 5 सालों में आपका 9th प्लान लाया गया, ठीक है। 10th प्लान आपका लाया गया 2002 से लेकर 2007 के बीच में, ठीक है। और इसमें इसमें आपका एक कंसेप्ट आया आपका जिसको हम कहते हैं बेयर मिनिमम
नेसेसिटीज, बेयर मिनिमम नेसेसिटीज, ठीक है। और बेयर मिनिमम नेसेसिटीज मतलब कि जिन चीजों की जरूरत है कम से कम वो तो प्रोवाइड करो लोगों को। 10th प्लान में हमने कुछ ज्यादा नहीं सोचा, 10th प्लान में हमने सिर्फ इतना सोचा कि जो चीजें लोगों को चाहिए ही चाहिए, जैसे आपका खाना, जैसे साफ पानी, रोड, घर, कपड़ा, मकान, ठीक है, जो आपकी बेयर मिनिमम नेसेसिटीज हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है। 11th प्लान जो है आपका वो आपका आता है 2007 से लेकर 2012 तक, और 12वां प्लान आता है आपका 2012 से लेकर 2017 तक। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका 11th प्लान और 12th प्लान का एम। 11th प्लान का एम क्या है आपका? फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और 12th प्लान का एम क्या है आपका? फास्टर कॉमा सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। लिख लो आप इस चीज को एक बार। सर लिख लिया। ओके, डन। Yes, sir. ओके, तो देखो फास्टर का मतलब क्या है? हमें ग्रो करना है, हमें फास्ट ग्रो करना है, और हमें क्या चाहिए? इंक्लूसिव भी होना। मतलब इंक्लूसिव मतलब ये ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान बढ़े तो अकेला बढ़े, उसके साथ आसपास के लोग भी आपके बढ़ने चाहिए, यानी कि हर वर्ग के लोगों को आपने ग्रो करवाना है, यानी कि हर एक आदमी की इनकम में आपका इंक्रीज आना चाहिए। फिर अगला है आपका फास्टर और इंक्लूसिव तो है ही है, लेकिन सस्टेनेबल भी है। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि आपने ग्रो भी करना है और अपने साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपने ग्रो करते हुए नेचर का नुकसान नहीं करना है, ठीक है। नेचर का नुकसान नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो इट इज सस्टेनेबल ग्रोथ। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट ऐसा है कि जो भी आपने यहाँ पे 12 प्लान्स देखे, ठीक है, 7 7 बजे सुबह सामने पार्किंग, ठीक है, 12 प्लान्स, ठीक है। तो आपके जो 12 प्लान्स थे, ये 12 प्लान्स किसने करे इम्प्लीमेंट आपके? ये 12 प्लान्स आपके प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाए। किसने बनाया आपके ये प्लान? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन होता है, जल्दी बताओ। सर प्राइम मिनिस्टर। यस, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का जो आपका चेयरमैन होता है, इसका चेयरमैन होता है आपका भारत का प्रधानमंत्री, यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर। लेकिन बात अब ये याद रखने वाले हैं कि प्लानिंग कमीशन आपकी सिर्फ 1950 से लेकर 2014 तक थी। 2014 के बाद में आपके देश में प्लानिंग कमीशन नहीं है, ठीक है। वो तो आपका एक प्लान 2012 में शुरू हो चुका था, तो उसको खत्म नहीं किया आपका, तो प्लानिंग कमीशन से ज्यादा प्लान चल गए, ठीक है। अदरवाइज आपके देश में प्लानिंग कमीशन अभी है नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपके देश में प्लानिंग नहीं हो रही है। बिना प्लानिंग के तो आप चल ही नहीं सकते। तो भले ही आपके देश में प्लानिंग कमीशन नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो आपके देश में प्लानिंग कर रहा होगा।
तो आपके देश में इस समय प्लानिंग कौन करता है? ठीक है, सिंस 2015 द नीति आयोग, नाम सुना कभी आपने इसका? नो सर। नहीं सुना? चलो सुनना चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी। द नीति आयोग इज टेकिंग केयर ऑफ द प्लानिंग इन इंडिया। तो आपके देश में अब पहले प्लानिंग कमीशन थी, 2015 में क्या आ गया आपका? नीति आयोग। देखो नीति आयोग में जो आपका नीति है, इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत की सूरत बदलने के लिए क्या लाया गया? आपका नीति आयोग। देखो नीति का मतलब क्या होता है? अगर नीति को हम सिंपली वर्ड में देखें तो नीति का मतलब होता है आपका पॉलिसी। तो आज आपके देश में जो भी पॉलिसी बनती है वो कौन बनाता है? आपका नीति आयोग बनाता है। नीति आयोग कब स्थापित हुआ? आपका 2015 में आपका स्थापित हुआ। और नीति आयोग का चेयरमैन भी कौन होता है? नीति आयोग का चेयरमैन भी होता है आपका भारत देश का प्रधानमंत्री, यानी कि आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इस समय कौन चेयरमैन आपके नीति आयोग के? तो नरेंद्र मोदी। यस, श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो आई होप ये जो चीजें हैं आपको यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। यही एक मेन टॉपिक है जो आपका सिलेबस में आता रहता है। ठीक है, इसके अलावा कोई सर टॉपिक आपका आता है? हाँ जी। सर वो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला वो भी तो सर आता ही है। यार वो ज्योग्राफी वाली चीजें यार, वो सर चीजें आपके उसमें आती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में। वो चीजें आपकी आती हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में, मैं करवा देता हूँ आपको, अपने करनी है तो। ठीक है, बट वो सर इकोनॉमिक्स के वो अंदर भी, नहीं और एक आती है। बैंकिंग वाला चैप्टर भी आया था। सॉरी, सर पिछली बारी वो चैप्टर में भी से आया था, और ये बैंकिंग वाला जो चैप्टर था सर उसमें से भी आया था। क्या क्वेश्चन था आपका, बताओ। सर ये ऐसे पता नहीं क्वेश्चन था कि केरला की इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितनी की, पता नहीं, ऐसी कुछ था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का हो सकता है ऐसे, ठीक है, वरना सर नहीं ये। सर, ये मैंने 10th में चैप्टर पढ़े थे ना सर, फिर मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे हम्म। सोशल के, तो सर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे, अच्छा, लेकिन ये मतलब क्वेश्चन आपका थे। जो 10th में आपका सिलेबस है उसमें से आपके क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, ये कह रहे हो यस आप? सर। यस ठीक सर। है, चलो मैं एक बार फिर से ऑब्जर्व कर लेता हूँ, लेकिन जितना मेरे को आइडिया है, आपका यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो पेपरों में आता है। ठीक है, प्लानिंग यस प्रोसेस। ठीक है, इसमें आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया होगा। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम इकोनॉमिक्स की एक और क्लास रख लेते हैं, और मैं आपका एक बार देख लेता हूँ कि आपका 10th क्लास में और क्या चीजें हैं, तो मैं वो भी पढ़ा दूंगा आपको। मतलब आपको बेसिकली बैंकिंग की चीजें पढ़नी है और आपको थोड़ी बहुत और चीजें पढ़नी है ना। यस सर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक और क्लास रखते हैं इकोनॉमिक्स की, और अगली क्लास में हम इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। ठीक है, सर और चलिए। सिविक्स में, सिविक्स के चैप्टर रहते हैं सर, हाँ, सिविक्स के चैप्टर्स। सिविक्स में करवा देता हूँ आपको थोड़े बहुत। ओके सर। ठीक है, मैं करवा दूंगा सिविक्स आपको। ओके सर। ओके, अब तो पेपर पोस्टपोन हो गया ना आपका, अब तो टाइम भी है मेरे पास, मैं अच्छे से करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, वी हैव इनफ टाइम, हम बढ़िया से करेंगे इस चीज को। ओके सर। ठीक है, बस ये है कि 15 तारीख से मैं आपका टेस्ट लेना शुरू कर दूंगा। पहले आपके टेस्ट में 10 तारीख से लेने वाला था, लेकिन अब आपका टेस्ट लूंगा मैं 15 तारीख से। तो हर क्लास में हम 40-40 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे सोशल साइंस के। ओके सर। ओके, वो स्टार्ट करेंगे हम 15 तारीख से। ठीक है सर। चलिए, कोई और दिक्कत बताओ, कोई और परेशानी, कोई और सुझाव? सर नहीं सर, बस यही था कि वो चैप्टर सिविक्स के रहते हैं, और जो मैंने चैप्टर इकोनॉमिक्स रहती है, देखो हिस्ट्री तो मैंने करवा दिया आपको, सिविक्स और जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स रहती है वो मैं करवा दूंगा, पर डोंट वरी। ठीक है, ओके सर। ओके।